अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इस सीरीज़ को समझने के लिए जो है ना, एक थोड़ा सा आप जो है वो राउंड लेंगे अपने पिछले लेक्चर का, जिसमें मैंने आपको कॉपर जिंक सेल पढ़ाया था। ठीक है, आपने देखा था कि आपने उसका जो सेल डिज़ाइन किया था, ठीक है, उसमें आपके पास जो जिंक थी उसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी कि नेट आपके पास यहाँ पे जो भी रिएक्शन होना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि वो रेडॉक्स रिएक्शन होना है, तो डेफिनेटली आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स होंगे रिएक्शन में, एक पार्ट में आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही होगी, एक में आपके पास रिडक्शन हो रही होगी। लास्ट टाइम आपने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कॉपर जिंक इलेक्ट्रोड होगा तो जो जिंक होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगी और जो कॉपर होगा उस पर होगी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन भी आप देख चुके हैं। ऑक्सीडेशन में आपने कहा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और रिडक्शन में आपने कहा था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो आपने ये देखा है कि ओवरऑल आपके पास जो दोनों इलेक्ट्रोड थे उनके पास दो किस्म की कैपेबिलिटी थी, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते थे या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते थे। अब ये जो है, ये जो कैपेबिलिटी है, इसको यहाँ पे आप डिफ़ाइन करेंगे एज पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन में अगर किसी भी इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की कैपेबिलिटी है तो ये उसकी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने का पोटेंशियल है, जिसको आप कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल और कैपेबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसी तरह जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोड के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की कैपेबिलिटी है तो जैसे आपने उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा है, तो अगर गेन करने की कैपेबिलिटी है तो उसको आप कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या किया गया कि ये जो आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल है, इनकी किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के पॉइंट से जो है वो कुछ जो है वो डेफिनेशंस और कुछ जो क्लैरिफिकेशंस है वो प्रोवाइड की गई हैं। अब वो रेफरेंस आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में SHE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये क्या है आपके पास? जो आपने लास्ट टाइम गैल्वानिक सेल पढ़ा था उसमें आपने कहा था कि आपके पास जो टोटल सेल होता है वो कम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल्स है। डेफिनेटली अब ये जो आपके पास 2 हाफ सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें आपने जो है वो कोई ना कोई इलेक्ट्रोड लाइट जो है वो भी डिफ़ाइन किया हुआ होगा। तो हर इलेक्ट्रोड के पास, चाहे वो जिस भी मेटल का है, कोई ना कोई जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करने की कैपेबिलिटी मौजूद होती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर। तो अब जितने भी आपके पास पॉसिबल इलेक्ट्रोड्स हैं जो डिफरेंट मेटल्स के हो सकते हैं या डिफरेंट मटेरियल्स के हो सकते हैं, आपने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करके उन सब के जो आपके पास पोटेंशियल्स हैं उनकी आपने कुछ वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर ली हैं या आपने डिफ़ाइन कर ली हैं। ठीक है, अब वो कौन सा स्टैंडर्ड है? जैसे हम कहते हैं कि अगर आपने वेट फाइंड करना है तो उसके लिए आपने जो है वो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि आपके पास एक स्टैंडर्ड वेट है जो पेरिस में पढ़ा हुआ है। वो एक पर्टिकुलर मैस है जिसके साथ कंपेयर करके जो है वो डिफरेंट मैसेज जो हैं उनकी वैल्यू डिफ़ाइन की जाती है। अगर किसी मैस की वैल्यू उस वैल्यू के 1 टाइम है तो आप कहते हैं कि 1 kg मैस है, अगर 2 टाइम्स है तो 2 kg मैस है। इसी तरह आपके पास एक मीटर रॉड होता है। ठीक है, अगर आपके कपड़े की लेंथ जो है, जब आप कपड़ा ख़रीदने जाते हैं, 1 मीटर, उसके 1 टाइम है तो आप उसको 1 मीटर कहते हैं, 2 टाइम है तो उसको 2 मीटर कहते हैं, 10 टाइम है तो उसको आप 10 मीटर कहते हैं। इसी तरह आपने इलेक्ट्रोड्स के लिए जो है वो एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया। जैसे वो मीटर रॉड आपके पास स्टैंडर्ड है जो कपड़े को मेजर करता है, इसी तरह ये इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे आपने एक स्टैंडर्ड जो है वो डिफ़ाइन कर लिया है, जिससे कंपेयर करके आपने हर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक वैल्यू डिफ़ाइन कर ली है। अब वो जो आपने इलेक्ट्रोड या डिफ़ाइन किया है वो आपके पास है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आप ये समझिए कि ये जो आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एक्चुअली ये एक तरह का हाफ सेल है आपके पास, जिसमें आपने एक प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर आपने 1 मोलर सोल्यूशन जो है वो ऐड किया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट का, और इसकी जो कंडीशंस है वो आपने स्टैंडर्ड सेट की हैं। STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और स्टैंडर्ड प्रेशर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपको पता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कह सकते हैं कि आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू है फॉर 1 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और आपके पास जितने भी हाइड्रोजन के अलावा पॉसिबल इलेक्ट्रोड्स हैं, आप उन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इस
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके निकालते हैं, इसको स्टैंडर्ड मान के निकालते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड कंसीडर करते हुए आपने जितने भी पोटेंशियल्स कैलकुलेट किए हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे डिफरेंट पॉसिबल इलेक्ट्रोड्स के, उनको आप कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से, ठीक है। यहाँ पे ये जो नॉट है ये डिफाइन कर रहा है स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को, यानी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 25 जो है वो आपके पास 1 एटमॉस्फेयर है। अब क्या है कि इन कंडीशंस को मानते हुए आपने ऑल पॉसिबल इलेक्ट्रोड्स को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स नोट करनी है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको टेम्परेरीली आपने वैल्यू दी है 0.0 वोल्ट की, ठीक है। अब क्या होगा कि नेक्स्ट आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो आप इसके साथ कंपेयर करके निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास सपोज जो है वो टिन है तो क्या होगा कि टिन का जो है वो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कंपैरिजन में जो भी पोटेंशियल है आप उसको नोट करेंगे, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। फिर आपने कॉपर जिंक सेल जो है उसमें ये बात की थी कि आपके पास मेटल्स के पास रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी भी है, ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी भी है। इट मीन्स उनके पास रिडक्शन पोटेंशियल भी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है। अब हर इलेक्ट्रोड का आपके पास जो है वो एक रिडक्शन पोटेंशियल भी है और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है, और अगर आप इस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशंस पे यानी 1 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे नोट करते हैं तो आप उसको कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरह ई नॉट से, लेकिन जहाँ पे आप क्या करते हैं RED लिख देते हैं, दिस इज़ फॉर रिडक्शन। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए आप क्या करते हैं उसी तरह ई नॉट लिखते हैं, लेकिन जहाँ पे आप लिख देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब आपके पास किसी मेटल का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू क्या है या आप उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो आपके पास जितने भी पॉसिबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं या मेटल्स हैं या जो भी है जिसको आप जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है वो जो है वो रिएक्शन जनरेटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली उसके पास इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की या गेन करने की कोई ना कोई कैपेबिलिटी है, ठीक है। जैसे आपके पास मेटल्स मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं तो ये ख्याल किया जाता है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का जो पोटेंशियल है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी तरह आपके पास जो है वो कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे हैं जिनके पास रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी है तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। अब यहाँ पे अगर मैं किसी मेटल का जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देती हूँ आफ्टर कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। सपोज़ मेरे पास जो है वो एक इलेक्ट्रोड है और उसका पोटेंशियल है 0.153 वोल्ट, और ये आपके पास जो है वो पोटेंशियल है कॉपर मेटल का, ठीक है। अब ये जो कॉपर मेटल है आपके पास, ठीक है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इसकी वैल्यू प्लस में, ठीक है। अब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोड होगा तो उसकी आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में हो सकती है या माइनस में हो सकती है, एक्सेप्ट जो है वो हाइड्रोजन की जिसकी आपने हर सूरत में जो है 0.00 लेनी है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। अब इसकी प्लस में वैल्यू है आपके पास तो इसका मतलब ये है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाई है। अब एग्जैक्ट तो आपको जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखने के बाद समझ आएगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल एक और मेटल साथ में बता देती हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। यहाँ पे मैं आपको साथ में बता रही हूँ जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आप जिंक का जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है, तो वो है -0.763। अगर इन दोनों का मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपस में कंपेयर करती हूँ तो ये प्लस में ये माइनस में, डेफिनेटली ये हायर वैल्यू है ये लोअर वैल्यू। और अगर मैं कहती हूँ कि ये दोनों ही आपके पास जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिनको मैंने एक दफ़ा कॉपर को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जो है वो एज़ हाफ सेल और दूसरी दफ़ा जिंक को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एज़ हाफ सेल जो है वो इंसर्ट करने के बाद जो है वो फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो आप ये देखें ये हायर वैल्यू, ये लोअर वैल्यू है, ये प्लस में है, ये माइनस में।
तो अब इस हायर रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों को एज इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो जो आपके पास कॉपर इलेक्ट्रोड है इसके पास रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसके पास रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये रिड्यूस ही होगा, इसके ऊपर रिडक्शन होगी। और बाय डेफिनेशन आपने ये कहा था कि जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी वो एज कैथोड काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को एज इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं तो ये अपने हाई रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से एज कैथोड काम करेगा, तो डेफिनेटली इसका लो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। लो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब एक चीज़ जो है वो यहाँ पे आपने याद रखनी है कि हर मेटल का जो है वो एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी है और एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो लो होगा। हर मेटल का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो होगा और उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डोमिनेट करेगा और वो अपना रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा, एज कैथोड काम करेगा। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल लो है, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, अपना ऑक्सीडेशन बिहेवियर शो करेगा और एज एनोड काम करेगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास डिफरेंट मेटल्स है सबके रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन एक पोटेंशियल डोमिनेट करेगा। लो रिडक्शन पोटेंशियल हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों में से डोमिनेटिंग फैक्टर को डिसाइड करके आपने कैथोड एंड एनोड जो है वो डिसाइड करना है। सो आपने क्या कंक्लूड किया कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो है, तो रिडक्शन डोमिनेट करेगी और जो इलेक्ट्रोड आप स्टडी कर रहे हैं, आपका जो टेस्ट इलेक्ट्रोड होगा, ये वर्किंग इलेक्ट्रोड होगा, वो एज कैथोड काम करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डोमिनेट करेगा, तब आपका जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है या इलेक्ट्रोड अंडर स्टडी जो है वो उसमें ऑक्सीडेशन जो है वो डोमिनेट करेगी और वो एज एनोड काम करेगा। अब किया क्या गया कि जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर जितने भी पॉसिबल इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं, उन सब का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नोट किया गया, ठीक है। और उन सब का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको नोट किया गया विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और सब की वैल्यूज़ कलेक्ट कर ली गई। अब क्या किया गया कि उन सब वैल्यूज़ को अरेंज किया गया इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है। अब वो ऑर्डर क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, डिक्रीजिंग ऑर्डर है अगर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल का, तो डेफिनेटली दूसरी बात आपके पास क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब आपने क्या किया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी आपने हर पॉसिबल इलेक्ट्रोड का जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नोट किया, ठीक है। और उन सब को अरेंज किया और सब के जो है वो आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी नोट किए और उनको जो है वो आपने जब अरेंज किया है तो आपके सामने एक सीरीज़ आई है इन दोनों अरेंजमेंट्स की बेस पे। जब आपने इस सीरीज़ को जो है वो ऑल पॉसिबल इलेक्ट्रोड्स को इस अरेंजमेंट में जो है वो अरेंज किया तो आपके सामने इलेक्ट्रोड्स की एक पूरी सीरीज़ आ गई है जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब फर्दर हम जो है वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि आपको लिटरेचर में अवेलेबल है। अब ये है आपके पास वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो आपको जो है वो ऑल पॉसिबल इलेक्ट्रोड्स की अरेंजमेंट प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। अब अगर आप इस जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देखें तो आप देखें कि ये आपने अरेंज की हुई है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास इस सीरीज़ में सबसे ऊपर इलेक्ट्रोड है उसका जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाईएस्ट है और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो लो होता जाएगा। इसी तरह आपके पास जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो आपके पास जो है वो बॉटम ऑफ द सीरीज़ पे जो है वो आपके पास क्या होगा, लोएस्ट होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे आपके पास जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू जो है वो रेज़ करती जाएगी और टॉप पे जाके जो है वो हाईएस्ट हो जाएगी। अब यहाँ से जो है वो आपके पास जो है वो क्या क्या फैक्टर जो है वो सामने आते हैं। यहाँ से आपके पास कुछ पर्टिकुलर फीडर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आ जाते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके लिए जो है वो मेंशन कर दूँ कि आप हाइड्रोजन को अगर देखें तो आपके पास जस्ट बिटवीन दिस सीरीज़ है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे 0 0 जो है वो मेंशन है।
नेक्स्ट आप जो भी स्टडी करेंगे, जो कुछ भी स्टडी करेंगे, उसमें आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू की जो है वो ज़रूरत होगी। यहाँ से आपके पास जो कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स सामने आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के, उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके पास इस सीरीज़ में हाईएस्ट पॉसिबल रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपके पास है फ्लोरीन का, ठीक है, जो प्लस में है और इसकी वैल्यू है 2.87, ठीक है। और अगर जो है वो आप लोएस्ट की तरफ जाते हैं तो वो है आपके पास लिथियम का, ठीक है, और लिथियम के लिए इसकी वैल्यू है -3.045। आपको वैसे भी पता है कि माइनस में आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं डेफिनेटली वो प्लस वाली वैल्यू से लोअर ही होती हैं। तो यहाँ से आपके पास हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यूज़ जो है वो आ जाती है। अब यहाँ से आपके पास क्या रिज़ल्ट सामने आएगा कि अगर आप एक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिज़ाइन करते हैं जिसमें आपके पास फ्लोरीन और लिथियम जो है वो एज इलेक्ट्रोड काम कर रही हैं, तो फ्लोरीन में जो है वो रिडक्शन डोमिनेट करेगी और लिथियम जो है उसमें ऑक्सीडेशन डोमिनेट करेगी। फ्लोरीन जो है वो एज कैथोड काम करेगा और लिथियम जो है वो एज एनोड काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिथियम से रिलीज़ होकर इस पूरे सर्किट के अंदर मूव करेंगे। इट मीन्स लिथियम जो है वो एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काम करेगा। अब हाइड्रोजन का यहाँ पे जो है वो एक इंटरेस्टिंग रोल है, ये एज कैथोड भी काम कर सकती है और एज एनोड भी। कैसे कि अगर मैं एक इलेक्ट्रोड जो है वो हाइड्रोजन का सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, और दूसरा जो आपका इलेक्ट्रोड है वो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं हाइड्रोजन के अबव वाले एलिमेंट्स में से कोई सिलेक्ट कर लूँ या फिर मैं हाइड्रोजन के बिलो वाले एलिमेंट्स में से कोई सिलेक्ट कर लूँ। अगर मैं कोई अबव इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करती हूँ हाइड्रोजन से, यानी मैं एक इलेक्ट्रोड जो है वो हाइड्रोजन ले लेती हूँ और दूसरा जो है वो टिन ले लेती हूँ, तो दोनों की वैल्यूज़ अगर मैं नोट करती हूँ रिडक्शन पोटेंशियल की, तो जो आपके पास टिन है इसका जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.15 वोल्ट है, जिसको मैंने लिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपके पास जो टिन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू थी वो 0.15 थी। यही वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे ली है जो कि 0.15 है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन का आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.0 वोल्ट है। डेफिनेटली ये आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू हाई है, यहाँ पे रिडक्शन डोमिनेट करेगी। रिडक्शन डोमिनेट करने का मतलब ये होगा कि ये एज कैथोड काम करेगा, ठीक है। अगर ये एज कैथोड काम कर रहा है तो डेफिनेटली ये एज एनोड काम करेगा जो आपका हाइड्रोजन। जब ये एज एनोड काम करेगा तो इस पर ऑक्सीडेशन होगी। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा इस पूरे प्रोसेस के दौरान, ठीक है। और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन से मूव करते हुए जाएंगे इस टिन की तरफ, और ओवरऑल आपके पास जो है वो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ये आपको दो इलेक्ट्रोड में डिसाइड करने में हेल्प आउट करती है कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो एज कैथोड काम करेगा और कौन सा एज एनोड काम करेगा, कौन सा एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काम करते हुए जो है वो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। तो हाइड्रोजन को आपने देखा है कि यहाँ पे वो काम कर रहा था एज एनोड। इसी तरह हाइड्रोजन के पास कैपेबिलिटी है एज कैथोड काम करने की भी। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में एक इलेक्ट्रोड जो है वो हाइड्रोजन लेती हूँ पहली की तरह, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो मैं क्या करती हूँ इस हाइड्रोजन के नीचे वाले इलेक्ट्रोड्स में से कोई सिलेक्ट कर लेती हूँ। जो नीचे वाले हैं याद रखना है आपने, नीचे वालों में ऑक्सीडेशन डोमिनेट करती है। अब जो दूसरा इलेक्ट्रोड है सपोज मैं जिंक ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास फिर दो इलेक्ट्रोड्स आ गए, एक की वैल्यू आपके पास 0.00 है और दूसरे की वैल्यू है -0.763 वोल्ट। यहाँ पे अगर अब आप जिंक और हाइड्रोजन को कंपेयर करें तो आप देखें कि आपके पास जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो वही कांस्टेंट 0.00 है, लेकिन जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.76 है। तो अब आपके पास ये हायर वैल्यू है, इसका मतलब है कि यहाँ पे रिडक्शन डोमिनेट कर रही है हाइड्रोजन पे, और यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है इसका मतलब ये है कि आपके पास जो जिंक इलेक्ट्रोड है उस पे होगी ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन पे होगी रिडक्शन। अब बाय रूल अगर आप इसको देखते हैं तो हाइड्रोजन पे अगर रिडक्शन होती है तो ये एज कैथोड काम करेगा और जिंक जो है वो एज एनोड काम करेगा। तो हाइड्रोजन का आपके पास यहाँ से डुअल कैरेक्टर सामने आ जाता है कि हाइड्रोजन जो है वो एज कैथोड भी काम कर सकता है एंड एज एनोड भी काम कर सकता है। और ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है इसका कैथोड और एनोड के तौर पे काम करना, कि हाइड्रोजन के साथ आपने दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा चूज़ किया है। अगर तो आप दूसरा इलेक्ट्रोड चूज़ करेंगे फ्राम अबव द सीरीज़, ठीक है, यानी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन के ऊपर जितने इलेक्ट्रोड्स आ रहे हैं अगर आप उनमें से कोई इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करेंगे तो तब आपके पास जो हाइड्रोजन है वो एज एनोड काम करेगा। और अगर आप हाइड्रोजन के नीचे वाले इलेक्ट्रोड्स में से कोई दूसरा इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो तब ये एज कैथोड काम करेगा। तो ये आपके पास जो है वो हाइड्रोजन का जो रोल है एज कैथोड एंड एनोड उसकी जो है वो क्लैरिफिकेशन आ जाती है।
तो ये तो आपने देखा था कि अगर आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रोड आप जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर से लेते हैं, एक नीचे से लेते हैं, ठीक है, तो डेफ़िनेटली जो आपके पास ऊपर वाला होगा वहाँ पे रिडक्शन होगी, वो एज़ कैथोड काम करेगा, नीचे वाला एज़ एनोड काम करेगा। और अगर आप हाइड्रोजन के साथ एक और इलेक्ट्रोड लेते हैं फ्राम अबव द सीरीज़, तो हाइड्रोजन जो है वो एज़ एनोड काम करेगी, और अगर फ्राम बिलो द सीरीज़ आप हाइड्रोजन लेते हैं तो फिर वो क्या होगा, आपके पास जो है वो एज़ कैथोड काम करेगा। तो यहाँ से आपके पास जो दो करैक्टरिस्टिक फीचर्स जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के आपके सामने आए हैं वो ये हैं कि एक तो आपके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गए हैं। दूसरा आपके पास एक आइडिया आ गया कि आप कैसे से दो इलेक्ट्रोड्स में से कैथोड एंड एनोड डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ऑप्शन देख लिया है कि आपके पास जो है, क्योंकि अबव द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ सारी वैल्यूज़ प्लस में थी, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल डोमिनेटिंग था, ठीक है, और बिलो जो है वो सारी नेगेटिव में थी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डोमिनेटिंग था, ठीक है, और हाइड्रोजन की जो है वो 0.00 है। आपके पास यहाँ पे आपके पास आइडिया आ जाता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोड जो है वो अबव दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली जो है वो आपके पास काम करेगा एज़ कैथोड एंड बिलो में काम करेगा एज़ एनोड। दूसरा आपने ये कंक्लूड किया कि अगर आप हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं फ्राम अबव दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है, तब आपके पास जो हाइड्रोजन है वो काम कर रही है एज़ एनोड। और अगर आप हाइड्रोजन के साथ एक एलिमेंट ले रहे हैं या एक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं बिलो दी हाइड्रोजन फ्राम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तब ये काम करेगा एज़ कैथोड। ये तो आपने पॉसिबिलिटीज़ देख ली। अब आपके पास ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपने जो दोनों इलेक्ट्रोड चूज़ किए हैं वो दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन के ऊपर हों, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन के नीचे हों, ठीक है। तो आप इस पॉसिबिलिटी के लिए आपने चेक करना है कि आपके पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अगर तो आपने दोनों इलेक्ट्रोड सेलेक्ट कर लिए हैं अबव दी हाइड्रोजन इन दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से, जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ कॉपर एंड प्लैटिनम। अगर आपने एक जो है वो कॉपर और एक प्लैटिनम लिया है तो अब आपने देखना है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किसका है, ठीक है। आपके पास जो है यहाँ पे जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.535 एंड जो आपके पास जो है प्लैटिनम उसका कॉपर का है आपके पास 0.337 एंड प्लैटिनम का है आपके पास 0.242। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे रिडक्शन होगी, ठीक है, वो काम करेगा एज कैथोड, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो काम करेगा एज एनोड। इट मीन्स दिस विल बी कैथोड एंड दिस विल बी एनोड, ठीक है। इसी तरह अगर आप दोनों जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं उनको सेलेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, उन इलेक्ट्रोड्स में से जो बिलो दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सपोज़ एक आपने सेलेक्ट कर लिया निकल और एक आपने सेलेक्ट कर लिया कोबाल्ट, तो आपने देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आप देखें तो उसका, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट है असेंडिंग में, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो हायर वैल्यू है यहाँ पे वो निकल की है, तो निकल काम करेगा एज एनोड एंड दिस विल वर्क एज कैथोड। तो आपके पास जो है वो एक जनरल आइडिया क्रिएट हो जाएगा कि कब कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो आपके पास एज कैथोड काम करेगा और कब जो है वो एज इलेक्ट्रोड काम करेगा। यहाँ से आपके पास जो है वो चार पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो सामने आ गई हैं, ठीक है। आपके दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो अबव दी हाइड्रोजन हो सकते हैं फ्राम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इस केस में आपके पास जो ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड होगा वहाँ पे रिडक्शन होगी और वो एज कैथोड काम करेगा, और जो सेकंड इलेक्ट्रोड होगा वो आपके पास जो है वो एज एनोड काम करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि एक इलेक्ट्रोड आपके पास हाइड्रोजन है और एक जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोड आपने सेलेक्ट किया हुआ है फ्राम अबव दी हाइड्रोजन इन दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इस केस में आपके पास जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो लो होगा, और सेकंड जो आपके पास इलेक्ट्रोड होगा उसका हाई होगा, हाइड्रोजन जो है उस पर ऑक्सीडेशन होगी और वो एज एनोड काम करेगी। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि एक इलेक्ट्रोड आपका जो है वो बिलो दी हाइड्रोजन है फ्राम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और दूसरा हाइड्रोजन है। इस केस में जो रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का वो लो होगा और सेकंड इलेक्ट्रोड जो है उसका हाई होगा, हाइड्रोजन पे रिडक्शन होगी, ये एज कैथोड काम करेगा। थर्ड पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, एक और जो है वो आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे, जिसमें क्या होगा कि आपके जो दोनों इलेक्ट्रोड आपने सेलेक्ट किए हुए होंगे वो फ्राम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होंगे बट फ्राम बिलो दी हाइड्रोजन होंगे। इस केस में आपने दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को और दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर करना है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आपके पास ज़्यादा होगा वो एज कैथोड होगा,
ठीक है, और जो सेकंड इलेक्ट्रोड जो होगा वो एज एनोड होगा। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी एज मेजर काम कर सकती है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपके पास हाई होगा वो एज एनोड काम करेगा। तो ये आपने के लिए मैंने एक जनरलाइज टेबल बना दिया जहाँ से आपके लिए इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड और एनोड इन दोनों को जो है वो डिसाइड करना जो है वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने चारों पॉसिबिलिटीज़ जो है उनके लिए जो हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। यहाँ पे ये देखें, ये वो दोनों इलेक्ट्रोड थे जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से लिए हैं हाइड्रोजन के ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो डेफिनेटली ये काम करेगा एज कैथोड एंड ये काम करेगा एज एनोड, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, एग्जांपल ली है एक इलेक्ट्रोड जो मैंने लिया था हाइड्रोजन के ऊपर से और एक हाइड्रोजन, तो उसमें आपके पास हाई है, तो डेफिनेटली ये एज कैथोड एंड हाइड्रोजन एज एनोड, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मैंने पॉसिबिलिटी ली है जब आपने जो है वो एक हाइड्रोजन लिया और एक हाइड्रोजन के नीचे से लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से, तो ये आपके पास हाई है, तो डेफिनेटली ये आपके पास यहाँ पे रिडक्शन जो है वो डोमिनेट करेगी, ये काम करेगा एज कैथोड एंड हाइड्रोजन एज एनोड, सोडियम सॉरी एज एनोड। नेक्स्ट जो है वो मैंने दोनों लिए हैं आपके इलेक्ट्रोड जो हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन के नीचे से हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये वाला जो आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये हाई है, या रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आपके पास लो है, ठीक है। और ये वाला जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है इसकी वैल्यू आपके पास जो है वो एज़ कम्पेयर टू दिस रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ठीक है। इसलिए ये काम करेगा एज कैथोड एंड दिस विल एज एनोड। तो इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में से आप कोई से भी दो पॉसिबल पेयर्स के लिए कैथोड एंड एनोड डिसाइड करके अपना पूरा सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की यहाँ पे आपके पास जो एक और जो है वो करैक्टरिस्टिक जो है वो सामने आती है, वो ये है कि आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल और एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब ये है कि आपने जिस इलेक्ट्रोड को चूज़ किया है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा है। जितनी आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है उतना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, और जितनी आपके पास जो है वो हाई वैल्यू है उतनी ज़्यादा एक्सेप्ट करने की वैल्यू जो है वो हाई है। तो जो आपको मैं करैक्टरिस्टिक फीचर्स बता रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के, उसमें पहला फीचर मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है एंड लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताता है, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताती है, लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताती है। हाइड्रोजन डुअल कैरेक्टर कैसे शो करता है, दो इलेक्ट्रोड्स को आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कौन कौन से आपके पास पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं इलेक्ट्रोड्स के, उनमें से कैसे आप जो है वो इनिशिएटिंग पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं, कैथोड कैसे डिसाइड कर सकते हैं, एनोड कैसे डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपके पास जो है एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो सामने आता है वो ये है कि आप फिजिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो है वो चेक कर सकते हैं। यानी अगर आप दो इलेक्ट्रोड जो है वो चूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे चेक करेंगे कि इन दोनों को जो अगर आप जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज़ करेंगे तो इनका जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो फिजिबल होगा, पॉसिबल होगा, यूज़फुल होगा, उसको आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी आप इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पॉसिबल पेयर्स ले लिए हैं दो इलेक्ट्रोड के। सपोज़ मैंने कोई से भी दो इलेक्ट्रोड सेलेक्ट कर लिए इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर। अब मैंने ये चेक करना है कि इन दोनों को अगर मैं एज इलेक्ट्रोड यूज़ करूँ, ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या उसके अंदर जो आप रिएक्शन डिज़ाइन करना चाहते हैं या जो केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन चाहते हैं, क्या वो फिजिबल होगी, पॉसिबल होगी या नहीं। तो मैं क्या करूँगी कि इन दोनों के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ है वो लूँगी और उनको सम अप करूँगी, ठीक है। अब अगर मैं इनको सम अप करती हूँ तो आंसर आता है 0.153 वोल्ट। अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका रिएक्शन जो है वो फिजिबल है। फिजिबल होने का मतलब ये है कि पॉसिबल है, आप इन दोनों इलेक्ट्रोड को जो है वो यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। अगर आपकी ये वैल्यू माइनस में आ जाती है तो आपका रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं है। यहाँ से आपके सामने आ जाती है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके करैक्टरिस्टिक फीचर्स, इसकी एप्लीकेशंस, ये सब कुछ जो है वो आपके सामने आ जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो यहाँ से आपके पास सामने आएगा वो ये है कि अगर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाई है तो इसका मतलब ये है कि ये मेटल जो है ये ईज़िली, जो भी आप इलेक्ट्रोड यूज़ करें वो ईज़िली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली जिसमें से
जिस मटेरियल में से वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा, तो उसकी तो वो काज कर देगा ऑक्सीडेशन, खुद वो करेगा रिडक्शन और उसकी काज कर देगा रिडक्शन। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोड आपका वर्क करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर वो ये इलेक्ट्रोड आपका काम करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो साथ साथ आपके पास जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन पावर भी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन पावर को यहाँ से चेक करें तो जो आपके पास फ्लोरीन होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर आप लिथियम देखें तो लिथियम जो है ये खुद क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ठीक है, किसी और को जो है वो रिड्यूस करेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाईएस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से आपने के पास जो है जो हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल और लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ आई हैं। जो फ्लोरीन के लिए आपने कहा था कि +2.87 है, जो कि हाईएस्ट है आपकी पूरी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर। वो ये बताती है कि इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की पावर भी सबसे ज़्यादा है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है किसी और मटेरियल के लिए। इसी तरह लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी है किसी और मटेरियल के लिए विद लीस्ट पॉसिबल रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दैट इज़ -3.045 वोल्ट, ठीक है। तो एक और फीचर जो आपके पास इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का आ गया है वो ये है कि आप यहाँ से जो है वो रिलेटिव वैल्यूज़ आप रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दो इलेक्ट्रोड आपके पास आ जाते हैं तो आप इनमें से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपके पास जो है एक लेक्चर हो गया है कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। इसको आप नोट कर लें और इससे रेलिवेंट आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप पुट कर सकते हैं।